नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके का फुल एनालिसिस करेंगे। यह क्लास आपके लिए कितना हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर इस क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इस क्लास का पीडीएफ नोट बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस क्लास को बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास तो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण यानी खास होने वाले हैं। तो चलिए तो आज की क्लास के मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की बात करें तो आज की क्लास का मोटिवेशन लाइन है, जितना हो सके सरल और सच्चे बनो। जितना हो सके सरल और सच्चे बनो, बनने की कोशिश करो। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करो, स्मार्ट बनने की नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़े परिवार के मुखिया का निधन हो गया है, उसका क्या नाम है? यानी कि बात करते हैं हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया, यानी कि 166 लोगों का एक परिवार था, यानी कि उसके परिवार में 166 लोग थे, उसके मुखिया का निधन हो गया है। तो बात करते हैं उसके मुखिया का नाम क्या था? जियानो चाना। जियानो चाना उस परिवार के मुखिया का नाम था। चलिए आइए उसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से। भारत में दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल आगरा में मौजूद है, यानी कि भारत के जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल आगरा में है, लेकिन एक अजूबा भारत में मौजूद है, यानी कि एक और अजूबा जो है भारत में मौजूद है, लेकिन वह इमारत से नहीं बल्कि वह 166 लोगों के एक परिवार है। इस परिवार में 166 लोग के मुखिया का कल यानी 13 जून को निधन हो गया है। जी हाँ, मिजोरम की राजधानी आइजोल में सबसे बड़े परिवार रहते हैं, जिसमें कि 39 बीबी, यानी कि बात करें तो उस भाई साहब के 39 बीबियाँ, 89 बच्चे और इनके भी बच्चे, यानी कि इनके भी बच्चे शामिल हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास बख्तवांग गांव में रहने वाले दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियानो चाना का रविवार 13 जून को निधन हो गया है। और जियानो परिवार का सबसे बड़ा परिवार है, जिसमें कि जियानो की 39 पत्नियां, 89 बच्चे और 14 बहुएं, यानी कि उसको पतहू कहे जाते हैं, यानी बहुएं, 33 पोते पोतियां शामिल है। जियानो के निधन पर खुद मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगमा ने ट्वीट कर निधन पर शोक जताया है तथा श्रद्धांजलि दी है। पिछले कुछ दिनों में जियानो की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें आइजोल के ट्रिनिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां 13 जून रविवार को उसका निधन हो गया। और जियानो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज थे। अब बात करते हैं जियानो का जन्म की। तो 21 जुलाई 1945 में जियानो का जन्म हुआ था। 17 साल की उम्र में इनका पहला विवाह जाथिंगाई, यानी कि बात करते हैं जाथिंगाई से हुआ था। और वहीं बात करते हैं इनसे 3 साल बड़ी थी और इनसे 3 साल की बड़ी थी। इन्होंने 1 साल के अंदर में 10 पत्नियों से विवाह किया था। और बात करते हैं इसके बारे में और भी। अगर इस तरह की जनसंख्या इन परिवार को बढ़ता रहा तो ये परिवार भाई साहब दुनिया में राज करने वाले हैं। और कि भाई साहब इन भाई साहब ने बहुत ही मौज कर दी, ना जाने क्या खाते थे, और जो कि इतना बच्चे पैदा और इतना पत्नियां बनाई थी इन्होंने। इनसे पूछना पड़ेगा, यानी कि इनसे ट्रेनिंग भी लेना पड़ जाएगा। भाई साहब बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये जनसंख्या वृद्धि करने में बहुत ही माहिर है। अगर इस तरह के आदमी और भी हो जाते हैं तो चाइना से जल्द ही हम पॉपुलेशन में आगे निकल जाएंगे। तो चलिए तो दोस्तों और भी इनके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं जियानो चाना की। ये है जियानो चाना और इनका ये सारा परिवार जो है, इन्हीं का ये सारा परिवार है। तो देख सकते हैं आप इनके परिवार को। ये मिजोरम के रहने वाले थे। आइए बात करते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम की राजधानी की बात करते हैं आइजोल, मुख्यमंत्री की बात करें तो जोरामथंगमा, और राज्यपाल की बात करते हो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अजय लंबा इनके यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1987 में मिजोरम का स्थापना हुआ था। और बात करते हैं यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या, तो 1 लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट की बात करें तो एक राज्यसभा सीटें हैं। और वहीं विधानसभा की बात करें तो
40 विधानसभा सीटें हैं। और बात करते हैं और भी, अब देखिए अब क्या बात करनी है, और यही बात करने के लिए रह गया, और देखिए यही बात अब करना है। चलिए तो इस बार देखते हैं। एक सुंदर पत्नी को काला बच्चा हुआ, एक सुंदर पत्नी को काला बच्चा हुआ। पति ने गुस्से में पूछा, मैं गोरा मैं गोरा हूँ, तुम गोरी हो, फिर बच्चा काला कैसे हुआ? तो चालाक पत्नी ने जवाब दिया, जानू आप गर्म थे, मैं भी गर्म थी, बच्चा जल गया होगा, यानी कि बच्चा जल गया होगा। तो बोल रहा है पत्नी ने, पति बोला एक, यानी कि एक सुंदर दंपत्ति की पत्नी को काला बच्चा हुआ। उसमें से पति ने गुस्से में पूछा, मैं गोरा तुम गोरी हो, फिर बच्चा काला कैसे हुआ? तो चालाक पत्नी ने जवाब दिया, जानू आप गर्म थे और मैं भी गर्म थी, बच्चा जल गया होगा। तो बहुत ही मज़ेदार है भाइयों। अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन की। कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? यानी कि कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? तो बात करते हैं यह 67वें स्थान पर रहा है। तो आइए बात करते हैं कोर्सेरा के बारे में। यह रिपोर्ट कोर्सेरा के बारे में जारी किया जाता है और यह किससे संबंधित है, इसके बारे में हम जानेंगे। अब बात करते हैं कोर्सेरा के अनुसार भारत व्यापार में 55वें स्थान और तथा प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान दोनों में 66वें स्थान पर है। और वहीं बात करते हैं भारतीय विद्यार्थियों के पास क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो 83% और मशीन लर्निंग में 52% और वहीं गणितीय कौशल में बात करते हैं तो 54% जैसे डिजिटल कौशल में उच्च दक्षता है, यानी कि भारतीय विद्यार्थी के पास इतने परसेंट की उच्च दक्षता है। और वही बात करते हैं डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है, यानी कि इतनी कम यानी कि कौशल है। तो इसके अनुसार रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारतीय विद्यार्थियों में डिजिटल कौशल की और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और वहीं बात करते हैं डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी प्रोग्रामिंग में केवल 25% और 15% कौशल दक्षता पर रैंक किया गया है। लेकिन भारतीय डेटा कौशल में पीछे हैं, यानी कि इस डेटा कौशल की बात करें तो भारत पीछे हैं और उस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़रूरत है। तो और बात करते हैं इसमें रैंक की, तो पहले नंबर रैंक पे बात करें तो स्विट्जरलैंड है और दूसरे नंबर पे बात करें तो लग्जमबर्ग और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया है। और वहीं बात करते हैं कोर्सेरा के CEO की तो बारे में, तो जेफ मैगियोन कॉल्डा कोर्सेरा के CEO है। कोर्सेरा का मुख्यालय की बात करें तो कैलिफोर्निया USA में कोर्सेरा का मुख्यालय है। यानी कि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यानी कि बात करते हैं होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसका संस्मरण है? यानी कि बात करते हैं होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसका संस्मरण है? तो बात करती है अमर्त्य सेन की यह पुस्तक संस्मरण है। आइए बात करते हैं इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से। अब इस किताब की बात करें तो प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि यानी कि इस पुस्तक के द्वारा अमर्त्य सेन बताते हैं कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। वह कोलकाता के प्रसिद्ध कॉफ़ी हाउस यानी और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स किन्स और एरो के विचारों को भी याद किया है, जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया है। और बात करते हैं अमर्त्य सेन का जन्म की बात करें तो 1933 में हुआ था और इसे अर्थशास्त्र के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर अमर्त्य सेन पहले एशियाई बने हैं, यानी कि पहले एशियाई है। और बात करते हैं वहीं शांति निकेतन में जन्मे इस विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। यानी कि बात करते हैं कि क्वेश्चन की, तो ये अक्सर एकदम पूछे जाते हैं कि लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह अमर्त्य सेन ने किया था। यह याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करते हैं अब तक में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो बात करते हैं अब तक में भारत में कुल 10 भारतीय मूल को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए उसके बारे में और किसी से चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जो इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को पहले भारतीय थे जो 1913 में साहित्य पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक के क्षेत्र में मिला था। और वहीं बात करते हैं मदर टेरेसा की, तो शांति के क्षेत्र में से नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं बात करते हैं अमर्त्य सेन की, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में से पुरस्कार मिला था। वहीं बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी के, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अब वहीं बात करते हैं अरविंद खुराना की, तो यह इसे मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं बात करते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की, तो इसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं बात करते हैं वेंकटरामन रामकृष्णन की, तो इसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं बात करते हैं BS नैपाल को, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं बात करते हैं अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक कुल 2 भारतीय मूल के व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है। चलिए तो और भी जानते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं अमर्त्य सेन ने 1999 में भारत सरकार अमर्त्य सेन ने को 1999 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। यानी कि 98 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1 साल के बाद इसे भारत रत्न से भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। वहीं बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1901 में हुआ था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1968 में दिया जाता है। यानी कि 1968 में जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, तो पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था और 1968 से जो इस अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाने लगा, तो कुल मिलाकर अब यह 6 क्षेत्र में हो गया। यानी कि 6 क्षेत्र में ही कुल दिया जाने लगा यह पुरस्कार। अब बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। शांति की नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह ओस्लो में दिया जाता है और बाकी जितने भी पुरस्कार है शांति को छोड़कर सब स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिया जाता है। अब बात करते हैं अमर्त्य सेन की, तो ये अमर्त्य सेन है, आप देख सकते हैं, और इसी का ये पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोरी, तो यह इसी का अमर्त्य सेन की पुस्तक है। और बात करते हैं और भी पुस्तक के बारे में, तो हाल ही में जो लॉन्च किया गया है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, यानी कि 1232 किलोमीटर जो लॉन्ग जर्नी होम के लिए किया गया था वो लॉकडाउन में कोरोना काल में, उसी की पुस्तक के जो विनोद कापड़ी ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर लिखी गई 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम शीर्षक पुस्तक को लिखा गया विनोद कापड़ी के द्वारा। यानी कि बात करते हैं यह क्वेश्चन जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये कोरोना महामारी के कारण जो ये विनोद कापड़ी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि प्रवासी मजदूर जो वापसी कर रहे थे हजारों की किलोमीटर दूरी को। तो बात करते हैं इसी के और बारे में, यानी कि अब बात करते हैं हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च किया गया था विक्रम संपत ने लिखी सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी 1924 से 66 नामक पुस्तक। यानी कि बात करते हैं तो विक्रम संपत ने लिखी सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लीगेसी नामक पुस्तक जो 1924 से 66 के बीच की घटना की चर्चा की गई है, यह विक्रम संपत के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो यह बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच ने यह अपने नाम दूसरी बार यह खिताब को किया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में और विस्तार से। दोस्तों अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो यह अपने करियर में 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ सर्वकालिक ग्रैंड स्लैम खिताबों की सूची में रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने की से सिर्फ 1 कदम दूर है। यानी कि 1 कदम दूर है, ये जो है राफेल नडाल और रोजर फेडरर के बराबरी करने में 1 कदम दूर पीछे रह गए हैं। यानी कि बात करते हैं दोनों खिलाड़ियों ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। यानी कि राफेल नडाल रोजर फेडरर की बात करें तो 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उनसे ये 1 कदम पीछे रह गए। यानी कि 19वें ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीता है और राफेल नडाल और रोजर फेडरर की बात करते हैं दोनों 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, उसी की बराबरी यह लगभग कर चुके हैं। और बात करते हैं पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता है, यह खिताब अपने नाम किया है और यह नोवाक जोकोविच की बात होती है सर्बिया देश से हैं। वहीं बात करते हैं महिला एकल की तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक गणराज्य की है, तो महिला एकल में यह खिताब अपने नाम किया है। अब बात करते हैं नोवाक जोकोविच के बारे में, तो नोवाक जोकोविच का एक नया कीर्तिमान है और टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने स्टेफानोस सितसिपास को हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया है। और बात करते हैं इसके साथ वह 52 साल में चारों ग्रैंड स्लैम में 2 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। यानी कि 52 साल में इन्होंने यानी चारों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए बात करते हैं चारों ग्रैंड स्लैम खिताब के बारे में। और यह ग्रैंड स्लैम जो है
कब कब खेले जाते हैं और कब इसका शुरुआत हुआ, इसके बारे में हम बेसिक से चर्चा करेंगे। और बात करते हैं हम ग्रैंड स्लैम, यानी वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। बात करते हैं ग्रैंड स्लैम के क्रम के अनुसार, तो पहले जो होता है तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन की शुरुआत होती है और वहीं फ्रेंच ओपन की, और तीसरे बात करें तो विंबलडन, और लास्ट में यूएस ओपन, यानी ऑस्ट्रेलियन से शुरुआत होती है और यूएस ओपन से समाप्त होती है। वहीं बात करते हैं तो यूएस ओपन की स्थापना तो यह 1905 से खेली जा रही है, और वहीं फ्रेंच ओपन की बात करें तो यह 1891 से खेली जा रही है। वही विंबलडन की बात करें तो यह 1877 से खेली जाती है। यूएस ओपन की बात करें तो 1881 से खेली जाती है, यानी कि सबसे पुराना की बात करें तो यूएस ओपन सबसे पुराना है इनमें से, ग्रैंड स्लैम में से। वहीं बात करते हैं कोर्ट पर खेले जाने वाला मैदान, यानी कि कोर्ट पर जो खेले जाते हैं, कौन कौन से खेल किस पर खेले जाते हैं उसकी बात करते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन की बात करें तो क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं, और बात करते हैं विंबलडन ओपन की बात करें तो यह ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। यूएस ओपन की बात करें तो यह हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। दोस्तों इसको याद रखना है, याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। हाल ही में किस मंत्रालय ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो यह बात करते हैं आयुष मंत्रालय के द्वारा यह 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग शुरुआती कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था, यानी इसी का फुल फॉर्म बात करते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की, तो MDNIY इसका शॉर्ट नाम है। और वहीं बात करते हैं इस यानी कि विथ योगा बी एट होम इसके के महत्व को रेखांकित किया है, यानी कि विथ योगा बी एट होम के महत्व को रेखांकित किया है। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नमस्ते योग नामक योग को समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, यानी कि नमस्ते योग नामक योग को समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च भी किया है। और बात करते हैं आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से, यानी स्वतंत्र प्रभार के श्रीपद येसी नायक है, यानी कि स्वतंत्र प्रभार है इसके पास, श्रीपद येसी नायक के पास आयुष मंत्रालय के। और बात करते हैं वहीं आयुष मंत्रालय यानी कि योग की देख ले सकते हैं, नमस्ते योग के नाम से ऐप लॉन्च किया गया, ये है नमस्ते ऐप के नाम से, योग के नाम से ऐप। तो बात करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 जून को मनाया जाता है। आइए जानते हैं एल्बिनिज्म क्या है या कौन से रोग है, किस प्रकार के होते हैं। आप लोग सब देखे होंगे समाज में किसी न किसी आदमी को, तो अगर नहीं देखे हैं तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं। पहले इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय यानी कि इस साल का विषय की बात करें तो स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स है, यानी कि स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स इस साल की थीम है। और बात करते हैं पहली बार 2000 ईस्वी के मध्य तंजानिया में एल्बिनिज्म के शिकार लोगों पर किए जा रहे हिंसक हमलों और हत्याओं की खबरों में सामने आई थी, यानी कि हत्या किए जा रहे थे, इस प्रकार शिकार किए जा रहे थे इन लोगों को, यानी कि इस रोग से पीड़ित लोगों की। तो और बात करते हैं 4 मई 2006 को पहली बार एल्बिनिज्म दिवस के रूप में मनाया गया था। अब वहीं बात करते हैं जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव अपनाया था जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में 2015 से घोषित करने के लिए कहा था, यानी कि 2015 से घोषित करने के लिए कहा था और उसी दिन से यह इसको मनाने की घोषणा की है। और वहीं बात करते हैं एल्बिनिज्म की, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के बारे में। तो यह आप देख सकते हैं यह एल्बिनिज्म रोग से पीड़ित है, जो ऐसे व्यक्ति है जो कि सब पूरा गोरा हो जाता है, अंग्रेज की तरह, अंग्रेज से भी ज़्यादा गोरा हो जाता है और बाल सफ़ेद हो जाता है, और इसी को एल्बिनिज्म रोग कहते हैं। तो आप देख सकते हैं और आपको समाज में यह अक्सर कोई ना कोई व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए और भी जानते हैं। अब बात करते हैं बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो मनाते हैं 12 जून को, बाल श्रम के खिलाफ विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वें क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है, यानी UNCTAD के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो बात करते हैं इसे, तो रेबेका ग्रीन्सपन को नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से।
अब बात करते हैं रेबेका गिन्सबर्ग की, तो यह 4 साल के लिए पद ग्रहण करेंगी और 4 साल के लिए पद ग्रहण करने वाली है। अंकटाड की अध्यक्षता करने के लिए वह पहली, बात करते हैं अंकटाड की, तो यह अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी है, यानी कि पहली महिला मध्य अमेरिकी महिला है जो कि अब अंकटाड की अध्यक्षता करेंगे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा महासचिव के रूप में नामित किया गया था। और अंकटाड के बारे में जानते हैं और बात करते हैं अंकटाड की, तो यह विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने और समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था को में एकीकृत करने के उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। यानी कि इन सब के, यानी कि व्यापार, विकासशील और निवेश विकास अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अंकटाड जिनेवा स्थित यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है अंकटाड। और वहीं बात करते हैं अंकटाड की, तो अंकटाड की मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और बात करते हैं अंकटाड की स्थापना की 30 दिसंबर 1964 में अंकटाड की स्थापना हुआ था। और अंकटाड की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष तक शुक्र के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करेगी? इनविजन मिशन जो बात करते हैं किस वर्ष तक में लॉन्च करेंगी, तो यूरोपीय एजेंसी तो बात करते हैं 2023 तक में यह मिशन को लॉन्च करने जा रहे हैं। और बात करते हैं इस मिशन की क्या खासियत है और इसकी जो बात करेंगे लॉन्च किया जा रहा है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा बेसिक से आइए। अब बात करते हैं यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी इस ESA की इनविजन जाँच यह निर्धारित करेगी कि सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि यह निर्धारित, इसके भेजने का जो उद्देश्य है और इससे यह निर्धारित होगा कि सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में रहते हैं हुए भी सूर्य और पृथ्वी इतने अलग तरीके से कैसे और क्यों विकसित हुए हैं, तो क्यों विकसित हुए हैं, तो इसी के बारे में चर्चा करने और इसी का अध्ययन करने के लिए भेजा गया। और बात करते हैं ESA को नासा के योगदान से इस मिशन को अंजाम देगा, यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी नासा के योगदान से यह मिशन को अंजाम देने वाले हैं। और बात करें इनविजन अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने और वातावरण में ट्रेस गैसों की निगरानी करने और इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करने के लिए कई प्रकार के उपकरण को ले जाएगा और कई प्रकार के उपकरण ले जाएंगे। और बात करते हैं नासा छवि और सतह का नक्शा बनाने के लिए एक रडार प्रदान करेगा, तो वहाँ के छवि और सतह का नक्शा बनाने के लिए एक रडार को दिया जाएगा नासा के द्वारा। वहीं बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय की बात करते हैं फ्रांस पेरिस में है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की बात करें तो 30 मई 1975 में हुआ था यूरोप में। और वहीं बात करते हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के CEO के बारे में, तो जोहान्स डीट्रिच वोर्नर यूरोपीय एजेंसी के CEO है। वहीं बात करते हैं भारत द्वारा चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित कब किया गया था, तो चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया था 2008 में PSCLVC द्वारा BC-11 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। वहीं बात करते हैं भारत द्वारा मंगलयान को प्रक्षेपित कब किया गया था, यह 2013 में प्रक्षेपित गया था PSCLVC द्वारा BC-25 के द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया था। वहीं बात करते हैं भारत द्वारा चंद्रयान सेकंड को प्रक्षेपित कब किया गया था, यह 2019 में GSLV मार्क 3 M1 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई ना कोई पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, तो यह मिशन लॉन्च करने वाले हैं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, आप देख सकते हैं। आइए और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है, तो बात करते हैं किस देश के साथ साझेदारी की है, तो रूस के साथ यह साझेदारी की है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $600 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है, यानी कि पहली बार जो हुआ है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के इतिहास में अब तक में, यानी 600 बिलियन पार करने वाला पहली बार यह आंकड़ा को छुआ है। और बात करते हैं भारत की विदेशी संपत्ति का अब तक का उच्चतम स्तर है, यानी कि अब तक में विदेशी संपत्ति का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक उच्चतम स्तर रहा है। इसके साथ ही भारत रूस के साथ दुनिया का चौथा सबसे
बड़ा रिजर्व होल्डर बन गया है। यानी कि भारत और रूस की बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व होल्डर बन गया है, यानी कि विदेशी संपत्ति को अर्जित करने वाला देश बन गया है। और बात करते हैं रूस की विदेशी मुद्रा भंडार 605.2 बिलियन डॉलर आंका गया है। और बात करते हैं दुनिया में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है। और वहीं बात करते हैं जापान के पास दूसरे नंबर पर दूसरा सबसे बड़ा विदेशी भंडार मुद्रा रखने वाला यह देश है जापान। और तीसरे सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार की बात करें तो स्विट्जरलैंड के पास है। और चौथा भारत और रूस के पास दुनिया का चौथे सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला यानी कि अर्जित करने वाला देश बन गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है। तो बात करते हैं 14 जून को हर साल मनाया जाता है। और बात करते हैं इसके बारे में और भी थोड़ा विस्तार से। अब बात करते हैं 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा की बात करें तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग होगा, यानी कि 2021 का यह थीम होगा। बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश की बात करें तो 2021 की मेजबान देश की बात करें तो इटली 2021 का मेजबान देश रहा है। और बात करते हैं इसके बारे में और भी। बात करते हैं हर साल 14 जून को 1868 ईस्वी को लैंडस्टीनर की जयंती पर विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करते हैं इस कार्यक्रम की पहली बार 14 जून 2004 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी द्वारा मनाया जाने के लिए शुरू किया गया था। यानी बात करते हैं तो 14 जून 2004 से विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटी द्वारा मनाए जाने की शुरुआत किया था। वहीं बात करते हैं इसका उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक रूप से और अवैतनिक रूप से सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना, यानी कि रक्तदान की जागरूकता के बारे में आम आदमी यानी सभी आदमी को इसके प्रति जागरूकता देना, जो स्वस्थ व्यक्ति और सुरक्षित और अवैतनिक रूप से सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं वहीं तो फिर तो रक्तदाता दिवस को यह 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस में मनाया जाता है। 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिन की शुरुआत की थी। और बात करते हैं इस दिन वैज्ञानिक का लैंडस्टीनर की जयंती होती है और जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किया था, यानी कि ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा खोजा गया था। और इसी ने खोजा था ब्लड ग्रुप जो 4 प्रकार के होते हैं ए बी और ओ। तो इसी के बारे में इसने पता लगाया था। चलिए बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी स्टैटिक जीके के बारे में। तो बात करते हैं स्टैटिक जीके जो प्रीवियस से में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चंस हैं और आने वाले एग्जाम के में भी पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है, तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था, यानी LIC का स्थापना किया गया था, तो 1956 में किया गया था। अब बात करते हैं जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है, तो यह बात करते हैं जेलियांग की बात करते हैं तो यह नागालैंड में प्रचलित है। यह नागालैंड की यह एक लोक नृत्य शैली है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले यानी कि वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य में सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं, तो यह 2 मिनट पहले दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं 5 यानी कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ सेंट्रल असेंबली में हॉल में बम फेंका था, तो यह बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम को फेंका था। बात करते हैं हथनी कुंड बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो हथनी कुंड बैराज बात करते हैं तो यह यमुना नदी कुंड में बनाया गया है। अब बात करते हैं आगा खान पैलेस निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आगा खान पैलेस की बात करते हैं यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल नहीं दोस्तों, यह महाराष्ट्र में स्थित है। आगा खान पैलेस की बात करते हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो यह बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। अब बात करते हैं वैशाख पूजा त्योहार निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है, तो वैशाख पूजा के त्यौहार की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आइए दोस्तों, अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट से करंट अफेयर के क्लास को रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन करते हैं कल के क्लास का, यानी 13 जून के क्लास का। तो हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। यह कौन से संस्करण है, तो यह 105वें संस्करण पुलित्जर पुरस्कार के थे। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हाल ही में भारत के कौन से शहर इंडिया ग्राउंड फिक्स 4 की मेजबानी करेगा, तो कौन से शहर मेजबानी करेंगे इसका, तो बात करते हैं पटियाला शहर इसका मेजबानी करने वाला है। बात करते हैं किस मंत्री द्वारा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 19-20 की रिपोर्ट जारी किया गया है, तो यह किस मंत्री द्वारा जारी किया गया, तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा यह रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के किस पहले का निधन हो गया है, यानी कि हाल ही में ओलंपिक खेलों में मैराथन पूरी करने वाले स्वतंत्र भारत के किस पहले खिलाड़ी का निधन हो गया है, तो सूरज सिंह माथुर का निधन हो गया है। अब बात करते हैं हाल ही में किस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है, तो यह फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है, तो डीबीएस बैंक ने जीता है। और बात करते हैं डीबीएस बैंक की, तो डीबीएस बैंक एक सिंगापुर का बैंक है। अब बात करते हैं हाल ही में मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो बात करते हैं उखनाव खुरेल सुख को चुने गए हैं। यानी कि हाल ही में मंगोलिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो उखनाव खुरेल सुख को चुने गए हैं। अब बात करते हैं हाल ही में नागराज अडिगा को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर काउंसिल में एशिया ओशनिया प्रतिनिधि चुना गया है, तो यह किस देश से संबंधित है, तो यह बात करते हैं भारत से संबंधित है। अब बात करते हैं हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता का कोविड-19 की बीमारी से लड़ते हुए निधन हो गया है, तो सिद्धलिंगैया का निधन हो गया है। अब बात करते हैं हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन जी का निधन हो गया है। यह किस राज्य से संबंधित है, तो बात करते हैं तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब बात करते हैं हाल ही में कोविड-19 के रोगियों के लिए किस बैंक ने लॉन्च की कवच पर्सनल लोन योजना, तो यह एसबीआई बैंक के द्वारा कवच पर्सनल लोन योजना को लॉन्च किया गया है। चलिए कुछ रसायन विज्ञान यानी साइंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए इसको रिवाइज करते हैं, यानी कि चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन है। और वहीं बात करते हैं रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो अणु है। और बात करते हैं तत्व का गुणधर्म किसे निर्धारित करता है, तो तत्व के गुणधर्म की बात करें तो उसके परमाणु क्रमांक को निर्धारित करता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधारशिला माना जाता है, तो किस मॉडल को आधुनिक भौतिक की आधुनिक आधारशिला मानी जाती है, नील्स बोर के मॉडल को मानी जाती है। और वहीं बात करते हैं परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं, परमाणु में प्रोटॉन की बात करें तो नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन स्थित रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लें तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं।